करो क्लास चालू। देखो, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इन शेयर्स। कल मैंने ये बताया था तुमको, इसके पहले के यानी पार्ट 1 के लेक्चर में आपने देखा था कि प्राइवेट कंपनी यानी कौन सी कंपनी जिसकी 1 लाख से ज्यादा की शेयर कैपिटल, 1 लाख से ज्यादा की शेयर कैपिटल और उससे ज्यादा भी हो सकती है। और है ना, याद रखो आर्टिकल्स में लिखते हैं कि कितनी कैपिटल से अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, और साथ में अपने बिजनेस के शेयर्स को ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शन रखो। मतलब हम शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करते, शेयर को ट्रांसफर नहीं करते। और दूसरी बात, मेंबर्स है मैक्सिमम कितने होते हैं, 200, उससे ज्यादा नहीं। प्रोवाइडेड दैट where two or more persons hold one or more shares in a company jointly, they shall be treated as single member for the purpose of this clause। दो या तो दो से ज्यादा लोग अगर एक शेयर होल्ड करते, मतलब 5 रुपए दे रहे, 5 रुपए मेरे, तो एक शेयर होल्डर गिना जाएगा, तो अलग अलग नहीं गिने जाएंगे। यानी अगर किसी इंसान ने ऐसा सोचा कि हम 500 शेयर लेते हैं, दोनों के नाम से लेते हैं, अगर तो ये दोनों के नाम से लिए जाने वाले जितने भी शेयर्स हैं वो सब जाएंगे अपने, दोनों के नाम से लिए जाने वाले शेयर्स को अपने एकत नाम से समझेंगे, यानी एकत मेंबर समझेंगे। ये आ सकता है। Moreover, it does not include the following persons as members: persons who are in employment of the company। इसमें कौन नहीं आ सकता मेंबर में? जो लोग कंपनी के नौकरी में है वो नहीं आ सकते, और जो पहले कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे और वो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मेंबर्स बने, तो फिर याद रखो, अगर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया ना तुम्हारा, अब उस कंपनी के साथ में तुम्हारा हर तरह का रिश्ता टूट गया ना, तो फिर उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट जैसे ही खत्म है तो उसकी मेंबरशिप चालू। एम्प्लॉयमेंट खत्म तो मेंबरशिप चालू, एम्प्लॉयमेंट के साथ में मेंबरशिप नहीं हो सकती। और याद रखो, ये न कभी भी प्राइवेट कंपनी लोगों को शेयर के लिए बुला नहीं सकती, खरीदने के लिए, शेयर परचेज करने के लिए वो कभी भी लोगों को बुला नहीं सकती। फिर आता है इसके बाद में पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में क्या, पब्लिक कंपनी यानी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और इसमें पेड अप कैपिटल मिनिमम 5 लाख की चाहिए, या फिर जो भी तुमने एक्ट के अंदर टाइम टू टाइम जो प्रिस्क्राइब किया जाता है वो ये बदलते रहते हैं ये लोग। और मोर ओवर, कंपनी के अंदर कौन आ जाती है, सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी भी आ जाती है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। एक एग्जाम्पल, मेरी होल्डिंग कंपनी है और मेरी होल्डिंग कंपनी है ना वो पब्लिक कंपनी है, तो मेरी जितनी भी सब्सिडियरी कंपनी है ना वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पब्लिक कंपनी हो जाएगी। अगर मेन कंपनी पब्लिक ने, तो बाकी की सारी कंपनीज भी कैसी हो जाएगी, पब्लिक कंपनी। इवन इफ सच सब्सिडियरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल, यानी सब्सिडियरी कंपनी भले अपने आप को प्राइवेट माने, लेकिन अगर मैं होल्डिंग कंपनी और मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी, तो वो सारी कंपनी अपने आप ही क्या हो जाएगी, पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या फर्क है? प्राइवेट कंपनी के अंदर एटलीस्ट 2 मेंबर्स होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर एटलीस्ट 7 मेंबर्स होते हैं। मैक्सिमम नंबर की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में 200 और पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं उसके। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को तुरंत ही अलॉट कर सकती है, इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने के तुरंत बाद। लेकिन पब्लिक कंपनी जो है ना, वो जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी अगर मैंने 100 रुपये मंगा है तो 90 रुपीज तक का अगर मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं अलॉटमेंट नहीं कर सकता शेयर्स का। फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस चालू कर सकती है जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाए तब से ही, लेकिन पब्लिक कंपनी तभी चालू कर सकती है जब उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिले। कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट करने का उसको सर्टिफिकेट ना मिले तब तक नहीं चालू कर सकती। फिर आता है उसके बाद में इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड लीगली टू इश्यू प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी को जरूरत नहीं है, या तो फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी इशू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी को दो में से कोई एक तो इशू करना ही पड़ेगा, या तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करे या तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करे, दो में से कोई भी एक। फिर आता है स्टैट्यूटरी मीटिंग। प्राइवेट कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की जरूरत नहीं है या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट फाइल करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी को ये दोनों करना पड़ता है। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी के अंदर ट्रांसफर इजी है, एक इंसान दूसरे इंसान को अपने शेयर बेच सकता है या तो एक इंसान दूसरे के पास से खरीद सकता है। लेकिन अगर अपने बात करें किसकी, पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी के सॉरी प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन रखा गया। देखो
बैन नहीं है, मैंने क्या बोला, रिस्ट्रिक्शन, मतलब सबकी मर्जी हो तो ही ट्रांसफर कर सकते, एक भी इंसान अगर ना बोले तो नहीं कर सकते। शेयर वारंट, प्राइवेट कंपनी शेयर वारंट इश्यू नहीं करेगी, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है ना वो शेयर वारंट इश्यू करेगी। इश्यू ऑफ डिफर्ड शेयर्स, डिफर्ड शेयर्स प्राइवेट कंपनी इश्यू कर सकती है। डिफर्ड शेयर्स यानी आज नहीं बाद के, डिफर्ड का मतलब क्या, बाद में, अभी नहीं बाद में, उसको डिफर्ड बोला जाता है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है ना वो डिफर्ड शेयर इश्यू नहीं कर सकती। सेपरेट इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी को अलग से मेंबर का इंडेक्स यानी कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी अगर 50 मेंबर से बढ़ जाती है तो उसको अलग से लिस्ट बनाना पड़ेगा। फिर राइट टू अपील अगेंस्ट बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ सामने होना जिसको बोलते हैं, तो पब्लिक कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने केस कर सकती है, उसको कोई भी डिसीजन से अपील कर सकती है, लेकिन जो पब्लिक प्राइवेट कंपनी है वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। फिर इश्यू ऑफ शेयर्स विद अप्रोप्रिएशन disappropriate voting rights. A private company can issue shares with disappropriate voting rights. Disappropriate voting right का मतलब क्या, प्राइवेट कंपनी वोटिंग राइट करे ना करे, किसी को शेयर ऐसा दे जिसमें वोटिंग राइट ना हो, किसी को शेयर ऐसा दे जिसके अंदर वोटिंग राइट हो, तो ये चलता है। लेकिन पब्लिक कंपनी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी सबको वोटिंग राइट इशू करेगी। फिर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, कम से कम 2, जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 होने चाहिए। देखो है ना, ये सब तुम देख सकते हो ना, ये सब क्या पूछ सकते हैं, एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। 8-9 एमसीक्यू हो एक मात्र। फिर रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन, डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी नीड नॉट रिटायर बाय रोटेशन एवरी ईयर, लेकिन जो डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी है उसको हमेशा रोटेशन के ऊपर रिटायर होना पड़ता है हर साल, यानी आज जो डायरेक्टर बना ना अगले साल रिटायर हो जाए, बराबर, और कंट्रोल तो उनके पास ही रहता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्शन है, कितना, टोटल नेट प्रॉफिट के 11% से ज्यादा अपने रेम्यूनरेशन नहीं, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, कितना, 11% से ज्यादा अपने रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर कितना होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है उसके अंदर। फिर लिखा है देखो, फाइलिंग ऑफ रिटन कंसेंट बाय द डायरेक्टर्स विद रजिस्ट्रार, द डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी नीड नॉट फाइल विद देयर रिटन कंसेंट विद द रजिस्ट्रार, बट द डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी मस्ट फाइल द रिटन कंसेंट। मतलब क्या, कि मैंने तुमको डायरेक्टर अपॉइंट किया तो तुम्हारी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना, तो तुम्हारी तरफ से मंजूरी की मोहर लगाना वो प्राइवेट कंपनी में जरूरी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी में ये जरूरी है, और ये जरूरी कितना है, उसको रजिस्ट्रार तक भी पहुंचाना पड़ेगा। स्पेशल प्रिविलेज, प्राइवेट कंपनी को बहुत सारे प्रिविलेज यानी फायदे मिलते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी को ये सारे कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलते। कोरम रिक्वायरमेंट, कोरम यानी प्राइवेट कंपनी में अगर मीटिंग भरो ना जब भी, तो मिनिमम 2 इंसान तो आने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में जब भी मीटिंग हो ना तो मिनिमम 5 इंसान आने चाहिए। कोरम यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट, इसको बोला जाता है। फिर इंस्पेक्शन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्राइवेट कंपनी के अंदर मेंबर्स के अलावा दूसरे किसी को भी कंपनी के अकाउंट को इंस्पेक्ट करने की परमिशन नहीं है, चाहे वो बैलेंस शीट हो या फिर पीएनएल अकाउंट हो। लेकिन पब्लिक कंपनी में इस तरह से पब्लिक लोग यानी बाहर के लोग भी इस तरह से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू परचेज कंपनीज ओन शेयर्स, प्राइवेट कंपनी किसी भी जगह से लोन लेके भी अपने खुद के शेयर परचेज कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी को अलाउड नहीं है, वो प्रोहिबिटेड मिशन है उसको। फिर मिनिमम पेड अप कैपिटल, तो प्राइवेट कंपनी में 1 लाख है और पब्लिक कंपनी में 5 लाख है। अब कंट्रोल के बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन, किसी के ऊपर अपना अंकुश कितना है उसके बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन। तो पहला होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी यानी ऐसी कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज, मींस अ कंपनी जिसके अंडर में सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी में नॉर्मली क्या होता है, बड़ा स्टॉक अपने पास होता है, बड़े शेयर्स अपने पास होते हैं, ज्यादा शेयर्स अपने पास होते हैं और कम शेयर्स दूसरी कंपनी के पास होते हैं। अंडर फॉलोइंग circumstances the company is said to be holding company if it controls the composition of board of directors, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना किसके हाथ में, मेरे हाथ में, मेरी कंपनी होल्डिंग कंपनी। फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनी यानी कंपनी के सारे मैटर्स को वो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इफ इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव सम वोटिंग राइट, सेम वोटिंग राइट्स,
as given to equity shareholders and they can control more than half the voting power of the another company. मैंने बोला ना, आधे से ज्यादा शेयर्स तुम्हारे पास हो और तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर भी साथ में वोटिंग कर सकते हैं। अब सब्सिडियरी कंपनी इसका उल्टा, सब्सिडियरी कंपनी का मतलब क्या कि जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करने का जो हक है ना, किसके पास चला गया और दूसरी कंपनी के पास चला गया। दूसरी बात, होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। तो होल्डिंग कंपनी के पास आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल है और वो उसको कंट्रोल करती है, राइट। अब ऑनरशिप की बात करें तो ऑनरशिप में पहले आता है गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या, गवर्नमेंट कंपनी में 51% या तो उससे लेस शेयर के, नॉट लेस देन 51%, यानी 51% से कम नहीं, 51% से ज्यादा हो सकती है, लेकिन किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास। कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या स्टेट गवर्नमेंट मिलके 4-5 वो भी कर सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के भी ऐसा कर सकती है। जैसे यहाँ पे हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बराबर। ये सारी कौन सी कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी। जबकि नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता और ये नॉर्मल कंपनी की तरह से काम करती है। फिर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर की कंपनीज। तो फॉरेन कंपनीज, इसमें फॉरेन कंपनीज का मतलब क्या, फॉरेन कंपनीज का रजिस्ट्रेशन इंडिया से बाहर हुआ है, लेकिन वो इंडिया में अपने एजेंट की तरह से फिजिकली या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल करते हैं अपने एक बिजनेस यूनिट को। पर याद रखना, बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में चले तो ही उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। यहाँ बिजनेस करती है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन बाहर हुआ है, सिंपल लैंग्वेज। अब देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम्हारे लिए, अदर काइंड ऑफ कंपनी में 1% कंपनी, 1% कंपनी में खाली एक मेंबर होता है, और ये 1% कंपनी 2013 के बाद चालू हुई, उसके पहले थी ही नहीं। तो ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर 2013। तो 2013 के पहले 1% कंपनी थी ही नहीं। स्मॉल कंपनी का मतलब क्या, 50 लाख से ज्यादा कैपिटल ना हो, और 50 लाख से ज्यादा अगर हो भी जाए तो भी 5 करोड़ से तो बढ़नी नहीं चाहिए पेड अप कैपिटल। दूसरी बात, विथ अ टर्नओवर, टर्नओवर कितना, 2 करोड़ से ज्यादा ना हो, और अगर बढ़ भी जाए तो 20 करोड़ से ज्यादा तो कोई भी हालत में नहीं होना चाहिए, राइट। फिर बैंकिंग कंपनी यानी जो बैंकिंग बिजनेस में, और जिसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के अंदर डेफिनेशन दी गई है। तो बैंक यानी क्या, जिसमें एक्सेप्ट कर दे अपने डिपॉजिट, किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, लोन लेने के लिए या तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अपने ये काम करते हैं। हम लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उसको ऑन डिमांड पे करते हैं, रीपे कर देते हैं वापस, और वो भी विड्रॉ करने के लिए हमको क्या देते हैं, चेक देते हैं, ड्राफ्ट देते हैं, ऑर्डर और अदरवाइज। अब लिस्टेड कंपनी यानी जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर की जाती है उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 के अंदर आता है। फिर डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या, डोरमेंट कंपनी किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर की गई है, या तो असेट को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए रजिस्टर की गई है, और वो कोई काम नहीं करती, एक्टिविटी नहीं है उसकी, ये इनएक्टिव है। उसका काम खाली क्या था, किसी के पास से एसेट परचेस करना और बस उसको संभाल के रखना, बाकी वो कोई ऑपरेशन नहीं करती है, राइट, कोई भी एक्टिविटी नहीं करती, उसको अपने डोरमेंट कंपनी बोले। फिर प्रोड्यूसर कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी यानी क्या, प्रोड्यूसर में पहली बात तो प्रोड्यूसर कंपनी एग्रीकल्चर के साथ में ज्यादा कनेक्टेड। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 581B and which is registered under the provision of such act. According to section 581B, ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग यानी पाकने कापू, क्रॉप्स ने आपने कापी है ना, देख, प्रोक्योरमेंट खरीदવું, ग्रेडिंग એટલે એને ગ્રેડ આપવા, ક્વોલિટી બતાવવી, હેન્ડલિંગ, માર્કેટિંગ, સેલિંગ એન્ડ એક્સપોર્ટ ઓફ પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસ, કોને છે, ખાલી ખેતીની જ પ્રોડક્ટ્સ, એને જ આપણે કરીએ. પ્રોસેસિંગ ઇન્ક્લુડ પ્રિઝર્વિંગ, પ્રોસેસિંગ નો મતલબ શું થાય, પ્રિઝર્વ એટલે સાચવવું, ડ્રાઇંગ એટલે સુકવવું, ડિસ્ટિલિંગ નિસ્યંદન કરવું કહેવાય ગુજરાતીમાં, એનો મતલબ એની ભાપ બનાવીને એમાંથી આપણે अर्क निकालू એને આપણે કહીએ ને તે. પછી બ્રુઇંગ, બ્રુઇંગ એટલે આપણે કહીએ ને સોડા ને બધું બ્રુઇંગ કહેવાય. પછી વેન્ટિંગ, વેન્ટિંગ એટલે બહાર કાઢવું જેને આપણે કહીએ. કેનિંગ એને કેનમાં ભરવું અને પેકેજિંગ કરવું, આ બેન એની અંદર આવી ગયું. પછી मैन्युफैक्चरिंग आवे, सेल सप्लाई ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल मेनली टू हिज मेंबर्स, ये सब किसके लिए किया जाता है, अपने मेंबर्स के लिए किया जाता है.
एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एजुकेशन वो भी किसको देते हैं, खाली अपने मेंबर्स को एंड अदर्स, एंड रेंडरिंग टेक्निकल सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस, ट्रेनिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट और अदर एक्टिविटीज फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। अपने मेंबर के लिए खाली क्या करेंगे, सारी सर्विसेज अपने प्रोवाइड करेंगे। फिर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रांसमिट यानी घर तक पहुंचाना, रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड, जमीन को वापस खेती लायक बनाना, वाटर रिसोर्सेज को जमीन के अंदर डालना, पानी को, और उसके अंदर पानी को स्टोर करना जमीन में, उसका यूज करना, कंजर्व करना, और कम्युनिकेशन रिलेटेबल टू प्राइमरी प्रोड्यूस। लेकिन ये सब किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूस के साथ, मतलब खेती के साथ, और इंश्योरेंस भी करो इसके अंदर। फिर टेक्निक्स ऑफ म्यूचुअलिटी एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, एक दूसरे की मदद करनी है। फिर वेलफेयर मेजर्स और फैसिलिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स एज पर द डिसीजन ऑफ द बोर्ड, तो बोर्ड के डिसीजन से जो बोर्ड ने डिसीजन लिया उसके मुताबिक अपने क्या करेंगे, बेनिफिट्स पहुंचाएंगे। फिर आता है उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 186 ऑफ द एक्ट, इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब अ कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स खरीदना, डिबेंचर खरीदना, या तो दूसरी सिक्योरिटीज को खरीदना। और ये काम किस लिए करती है, एक्वायरिंग, होल्डिंग, डीलिंग इन शेयर, डिबेंचर एंड सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें से जो प्रॉफिट कमाती है ना, उसी को वो क्या करती है, अपना बिजनेस मानती है। एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर the investment company earns not only by way of acquisition or holding but also by dealing in shares and debentures, मतलब वो अपने शेयर्स खरीदेगी दूसरे कंपनी की और उसको हायर प्राइस पे भी बेच सकती है ना, और उल्टा भी हो सकता है। फिर एसोसिएट कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट। associate company in relation to another company means a company in which the other company has a significant influence। एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या, मैं तुम्हारी कंपनी को चला नहीं रहा हूँ लेकिन मेरे कारण तुम्हारी कंपनी का एग्जिस्टेंस है, मैं हूं तो तुम्हारी कंपनी, ऐसा अगर हो ना तो इसको एसोसिएट कंपनी बोला जाता है। पर ये सब्सिडियरी नहीं होनी चाहिए, याद रखना। Here significant influence means the control of at least 20% of the total share capital or business decision under agreement। कम से कम 20%, एटलीस्ट 20%। सामने वाली कंपनी के अंदर तुम्हारे पास शेयर्स होने चाहिए। 20% से 51% तक हो तो तुम एसोसिएट कंपनी बन सकते हो, 51% से ज्यादा हो तो तुम होल्डिंग कंपनी बन जाते हो। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन। मेमोरेंडम का मतलब मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम, जो बनेगी जगह जो ये पेज एक ही सकती है, 1-2 मिनट खाली है जाने जो छोड़ जगह जो ये लाइन ओके। जो मेमोरेंडम देखे जो देखो, मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी इट इज ओरिजिनली फ्रेम और इज ऑल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसको अपने टाइम टू टाइम क्या करें, ऑल्टर करें, बदले। ऑल्टर्ड और फ्रेम, ओरिजिनली फ्रेम करो, पहली बार बनेगा, बाद में उसको बदल भी सकते हो, पर बदलने के लिए बहुत लंबी प्रोसीजर है इसकी। इन परसेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दीज एक्ट, यानी कोई भी कानून के अंदर इसको बदला जा सकता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट
इट इज अ डॉक्यूमेंट, इंपोर्टेंस की बात करो, कोई भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट, ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट कि इसके बेस के ऊपर है ना कंपनी क्या हो सकती है, फ्रेम हो सकती है। एंड इसको चार्टर या तो लाइफ गिविंग है, यानी कंपनी जिंदा है इसी के कारण है, इसीलिए इसको रीजन डिटेल बोला जाता है। इसका मतलब रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, कंपनी का एग्जिस्टेंस है इसी के कारण। इट लेस डाउन द एरियाज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी कितना काम कर पाएगी वो बताती है। फिर आगे, इट ऑल्सो रेगुलेट्स द एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कंपनी रिलेशन टू आउटसाइडर्स, बाहर के लोगों के सामने कंपनी के रिलेशन। फिर उसके बाद में इट्स पर्पस इज टू एनेबल द शेयर होल्डर्स एंड दोस हु डील विद द कंपनी टू नो दैट व्हाट इज द परमिटेड रेंज ऑफ एंटरप्राइज। परमिटेड रेंज का मतलब कंपनी का एंटरप्राइज है ना कितना दायरे में रह के काम कर पाएगा वो इसका स्कोप बताते हैं, यानी बाउंड्री। इट शोज द ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एज वेल एज द अटमोस्ट स्कोप ऑफ इट, उसका स्कोप, काम करने का मकसद क्या है वो। एंड कोई भी अगर मेमोरेंडम के अंदर लिखी एक्टिविटी के अलावा कोई भी काम करेगा, कोई इंसान क्या हो गया, वो जिसने जो काम किया उसको अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, जो कल मैं बता रहा था वो, यानी बियॉन्ड पावर, और वो वॉइड है। अब मेमोरेंडम क्यों बनाते हैं? मेमोरेंडम से शेयर होल्डर को पता चलता है, जो आने वाले शेयर होल्डर से उनको पता चलता है कि उनके मनी कहाँ पे यूज होंगे, और उनको ये भी पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है उनके। तो थ्रू द एमओए आउटसाइडर जो है ना उनको पता चलता है कि कंपनी कौन से मकसद के साथ में, यानी ऑब्जेक्ट के साथ में एस्टेब्लिश की गई है, और जब भी कंपनी के साथ में अगर वो एंटर होंगे कंपनी के साथ, तो उनका और कंपनी का रिलेशन क्या होगा वो पता चलता है। अब मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें आती है, तो मेमोरेंडम में सबसे पहले नेम क्लोज आता है, नाम। नाम कौन सा रख सकते हो? नाम कोई भी, पर अनडिजायरेबल नहीं। अनडिजायरेबल यानी जो ऑलरेडी कंपनी चालू है ना उस कंपनी का नाम नहीं रख सकते, ऑलरेडी जो कंपनी है उसका नाम अपने नहीं रख सकते। दूसरा, अगर अपने, ध्यान देना, अगर अपने कोई किसी चालू कंपनी का नाम रख देते हैं, अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में ऐसी कंपनी का नाम रख देते हैं, तो यहाँ पे जो पुरानी कंपनी है ना वो नई कंपनी को नाम लेने से रोकेगी। यहाँ पे देखो, एक तुम्हारे सामने केस है, एशियाटिक गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस न्यू एशियाटिक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दोनों में एशियाटिक लिखा है और दोनों इंश्योरेंस के बिजनेस में, तो लोगों के बीच में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे इंजंक्शन, इंजेक्शन यानी मतलब स्टे ऑर्डर लाना, कंपनी को तुरंत रोका जाता है कि तुम ये नाम नहीं यूज कर सकते। फिर लिमिटेड या तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है। लिमिटेड कब, अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है। और अगर लिमिटेड को अगर छोड़ देने तो इनकरेक्ट है, वो गलत है, लिमिटेड तो लिखना पड़ेगा। तो डिटरमाइन कंपनी लिमिटेड वर्सेस एश्वर्थ 1905, डिटरमाइन कंपनी लिमिटेड वर्सेस एश्वर्थ 1905 का ये केस था। फिर प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ सर्टेन नेम्स, कुछ नाम अपने नहीं यूज कर सकते। ये नाम किसमें लिखे होते हैं पता है? एम्ब्लेम्स एंड नेम्स एक्ट के अंदर ये नाम लिखे। इसमें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन नाम नहीं रख सकते, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम नहीं रख सकते, इंडियन नेशनल फ्लैग नाम नहीं रख सकते, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, इसको यूनेस्को बोलते हैं, यूनेस्को नाम नहीं रख सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रख सकते, स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रख सकते, और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट यानी गुजरात गवर्नर लिमिटेड ऐसी कंपनी नहीं हो सकती। अब याद रखो, कॉर्पोरेशन का भी यूज करेंगे अगर तुम्हारी कैपिटल 5 करोड़, ऑथोराइज कैपिटल कम से कम 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो तो। इंटरनेशनल ब्लू, यूनिवर्सल कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल, एशियन, एटिक, बीइंग यूज, एशियाटिक, 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 ये 1 करोड़ अगर कैपिटल हो तो यूज कर सकते हैं। और नाम के अंदर एनी ऑफ द वर्ड्स एट टू अबव इज यूज विद इन द नेम, नेम यानी विद और विदाउट ब्रैकेट, नाम के अंदर कब लिखा जा सकता है? 50 लाख हो तो ब्रैकेट में रखने का, या तो विदाउट ब्रैकेट। हिंदुस्तान इंडिया बैरेट बीइंग द फर्स्ट यूज वर्ड इन द यूज, यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, अगर ऐसा नाम रखना हो तो 50 लाख की कैपिटल चाहिए। और एनी ऑफ द वर्ड्स अगर ब्रैकेट में रखना है, यानी
जिंक फिर ब्रैकेट में हिंदुस्तान लिमिटेड ऐसा लिखना हो तो 5 लाख की कैपिटल चाहिए, बराबर। फिर इंडस्ट्रीज है तो उद्योग रखना हो तो 1 करोड़, और एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ये सब नाम में लिखना हो तो कम से कम 10 लाख। एवरी कंपनी शेल पेंट और अफिक्स इट्स नेम, अपना नाम वहां पे रखेगी बड़े नाम से रजिस्टर ऑफिस के बाहर, और वो भी 2 लैंग्वेज। एनग्रेव करो या तो लेजिबल कैरेक्टर पढ़ा जाए उस तरह से। एनग्रेव करना मतलब कोतरी ने लखवाना, कोतरी ने લખવાનું। અને સેકન્ડ થિંગ લેજિબલ કેરેક્ટર વાંચી શકાય એવા કેરેક્ટર અંદર, અને સાથે બે લેંગ્વેજમાં લખવાનું, લોકલ લેંગ્વેજમાં અને સાથે સાથે જે इंग्लिश છે તેમાં લખવાનું। અને એ જે जो नेम है ना वो सब जगह पे, यानी बिजनेस के लेटर्स के ऊपर, बिल हेड के ऊपर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, इनवॉइस के ऊपर, रिसिप्ट के ऊपर, सबके ऊपर लिखना। फिर रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज सेकंड है तुम्हारा, देखो द एमओए ऑफ द कंपनी should mention the state in which the register office of the company is to be situated। अपनी रजिस्टर ऑफिस कौन सी जगह पे होगी वो बताना पड़ेगा। और ये कितने रजिस्ट्रेशन, अभी समझो तुम भूल गए, अभी तुम लिखते नहीं हो रजिस्टर ऑफिस, तुम भूल रहे हो तो चलेगा, लेकिन तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए ना मेमोरेंडम का, उसके 30 दिन तक तो आपको ये गलत देना पड़े, 30 दिन के बीच में अगर तुम नहीं करते तो गलत। ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस आर टू बी एड्रेस टू दिस रजिस्टर ऑफिस, सारे लेटर्स यहीं पे। और रजिस्टर ऑफिस से क्या पता चलता है? डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब कंपनी किस जगह पे है। कंपनी अगर इंसान है तो इंसान की जगह भी तो होनी चाहिए ना, तो इससे पता चलता है कि कौन सी जगह पे कंपनी का केस करना पड़ेगा कंपनी के ऊपर अगर करना हो। फिर ऑब्जेक्ट क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज का मतलब क्या कि कंपनी कौन से ऑब्जेक्ट के साथ में एस्टेब्लिश की गई है, कौन से मकसद के साथ में कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया है। इसमें पहले तो ये पर्पस, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज क्यों रखा जाता है, तो इसमें पहला पर्पस है टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर द ऑब्जेक्ट क्लॉज मस्ट बी क्लासिफाइड एज अंडर, एक तो मेन ऑब्जेक्ट, हमारा मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है वो कंपनी का, वो ये जो मेन ऑब्जेक्ट है ना वो, बाकी के 1000 ऑब्जेक्ट हो चलेगा लेकिन मेन ऑब्जेक्ट बराबर से खबर होनी चाहिए। फिर अदर ऑब्जेक्ट्स भी लिखे। फिर स्टेट्स टू हुज टेरिटरी इज द ऑब्जेक्ट सेक्शन, और ये जो मकसद है इस मकसद के साथ में तुम कौन कौन से स्टेट में काम करोगे, सिर्फ गुजरात में या गुजरात के बाद महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सब में काम करोगे, ये सब भी लिखना है। फिर आता है उसके बाद में लायबिलिटी क्लॉज, द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी, उसको लायबिलिटी लिखनी पड़ती है कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कितनी रहेगी। कई बार शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी 10 रुपये जितनी होती है, मैंने कल बताया था, 10 रुपये से ज्यादा की लायबिलिटी नहीं रखती। तो कई बार क्या शेयर होल्डर सामने से बोलते हैं कि 10 रुपये का शेयर है लेकिन हम 15 रुपये तक देंगे तुम, तो इसका मतलब 5 रुपये की एक्स्ट्रा लायबिलिटी भी आपको यहाँ पे मेमोरेंडम में लिखनी पड़ती है, बराबर ना। और कितना अनकॉल्ड और अनपेड अमाउंट है उतनी लायबिलिटी तो तुम्हारी है। मतलब 10 रुपये का शेयर है, तुमने अभी तक 8 रुपये भरे, तो अगर कंपनी को नुकसान हुआ और कंपनी बीच में से बंद हो गई तो 2 रुपये तुम्हारे पास मंगवा सकती है। फिर कैपिटल क्रॉस मतलब तुम्हारी कैपिटल कितने हिस्सों में डिवाइडेड है और कितनी कैपिटल के साथ में कंपनी को रजिस्टर किया गया। तो कंपनी रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं उसको, ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं या उसको नॉमिनल कैपिटल। कंपनी ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा, कंपनी ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा शेयर इश्यू नहीं कर सकती कभी भी। और द एसोसिएशन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, द एसोसिएशन क्लॉज इंक्लूड्स द डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स, दिस क्लॉज स्टेट्स दैट वी द सब्सक्राइब, इसमें लिखा जाता है कि सब्सक्राइबर यानी कौन, वो लोग जो कंपनी के शेयर खरीदेंगे वो सब्सक्राइबर्स हैं। तो हम मेमोरेंडम में लिखा है उस तरह से शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे, और हम शेयर कैपिटल को एग्री, यानी हम मानते हैं कि हम शेयर कैपिटल को क्या करेंगे यहाँ पे उस नियम के मुताबिक चल के हासिल करेंगे। दिस इज फॉलोड बाय नेम्स, एड्रेसेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्सक्राइबर एंड द नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय ईच ऑफ देम, हर सब्सक्राइबर ने कितने शेयर्स लिए वो भी बताना पड़ता है। याद रखो कि पब्लिक कंपनी हो तो 60 सब्सक्राइबर मिनिमम होने चाहिए, और अगर प्राइवेट कंपनी हो तो मिनिमम 2 सब्सक्राइबर, और उसकी सिग्नेचर यहाँ पे होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर है ना वो कम से कम एक विटनेस के सामने सिग्नेचर करने वाला। अब ऑल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम, ऑल्टरनेशन यानी मेमोरेंडम को मुझे चेंज करना है। अगर मैं मेमोरेंडम को चेंज करना चाहता हूं तो कैसे करूं? तो नाम अगर चेंज करना, नाम कब चेंज करना है? अगर मेरे नाम से दूसरी कंपनी का ऑलरेडी जो पहले से थी उसका नाम आइडेंटिकल यानी एक जैसा लग रहा है,
तो मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा, वो भी कब? 3 महीने के अंदर। ये सब है एमसीक्यू। देखो, विद इन 3 months फ्रॉम द इश्यू ऑफ सच डायरेक्शन बाय अडॉप्टिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। अपने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला कि तुम्हारे कंपनी का नाम दूसरी कंपनी के साथ में मैच कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको नोटिस देगी कि तुम नाम चेंज करो, तो तुमको नाम 3 महीने में चेंज करना पड़ेगा उस नोटिस के, बराबर नहीं? अगर प्रोप्राइटर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का वो गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करता है कि मेरे नाम से इस कंपनी का नाम मैच कर रहा है, तो ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999 के अंदर उसमें 6 महीने मिल जाते हैं। इसमें कितने? 3 महीने नहीं, 6 महीने मिलते हैं। अगर ट्रेडमार्क सेम होता है ना तो 6 महीने मिलते हैं। और अगर कंपनी उसका नाम चेंज करती है और नया नाम अडॉप्ट करती है, तो फिर उसको रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने नया नाम रख लिया। और उस नए नाम को फिर उसके बाद में सारे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर चेंज वेंज करवाने के बाद नए सिरे से अपने सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर नए नाम रखने पड़ेंगे, राइट? और अगर कोई इंसान 15 दिन के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर नहीं करवाती, तो उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, उसको हर दिन के 1,000 रुपये का दंड, हर दिन के, जितना लेट करता है ना उसका। फिर चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस। कंपनी कैन चेंज इस रजिस्टर ऑफिस ओनली थ्रू द अथॉरिटी ऑफ अ स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी। In case of existing company or any other company whose registered office is situated outside the local limits of any city, town or village, then company can change। याद रखो, ये कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन, नाम चेंज करने के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मीटिंग में डिसाइड करो चेंज कर दो चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलवानी पड़े और शेयर होल्डर्स में से मेजोरिटी शेयर होल्डर मानेंगे तो ही अपने रजिस्टर ऑफिस को चेंज कर सकते। बट इफ अ कंपनी वांट्स टू चेंज इस रजिस्टर ऑफिस, बात समझो, रजिस्टर ऑफिस चेंज करनी है मतलब सेम ही रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में आती है। अभी अपना गुजरात का रजिस्ट्रार है, तो गुजरात में साउथ गुजरात का रजिस्ट्रार या सेंट्रल गुजरात का रजिस्ट्रार, अपने सेंट्रल गुजरात लगता है, तो सेंट्रल गुजरात के रजिस्ट्रार में आनंद में जाना है, बड़ौदा से छोड़ के आनंद जाना है। तो रजिस्ट्रार अगर सेम है ना, तो ये इस तरह से अपने क्या करें, नॉर्मल रिजोल्यूशन पास करके उसको दे। लेकिन अगर रजिस्ट्रार बदला जाए ना, तो फिर मगजमारी उसका। तो उसमें अपने सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रीजनल डायरेक्टर को कंफर्म करवाना पड़ता है और उसको रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अपने कम्युनिकेट करवाना पड़ता है। 30 दिन के अंदर उसको लेटर लिख के बताना पड़ता है कि हम अपने ऑफिस को चेंज करना चाहते हैं। और अगर कंफर्मेशन मिल जाए रजिस्ट्रार से क्या तुम कर सकते हो, तो 60 डेज के अंदर वापस कम्युनिकेट करेंगे अपने रजिस्ट्रार के साथ कि हमने ऑफिस चेंज कर दी। और अगर इसमें कोई भी डिले हुआ ना तुम्हारा दिन के हिसाब से, तो 1,000 रुपये एक दिन का चार्ज, एक दिन की पेनल्टी। फिर ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को बदलना, ऑब्जेक्ट्स यानी मकसद को बदलना। जिस मकसद से तुम कंपनी चालू करते हो वो, अगर तुम ऑब्जेक्ट बदलना चाहते हो ने, तो वैसे आसान नहीं है बदलना। ये ऑब्जेक्ट बदलना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल जैसा है, लेकिन फिर भी 2 कंडीशन में तुम बदल सकते हो। पहली बात तो सब्सटेंटिव और फिजिकल लिमिट एंड प्रोसीजरल लिमिट, 2 अलग-अलग लिमिट है। देखो इसमें अगर ऑल्टरेशन करना हो तो हमने क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग के अंदर खाली एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अपने कर सकते हैं। और ये स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी हमको 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रार के पास पहुंचानी पड़ेगी। और उसके बाद में नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रार के पास से आता है, तब तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हुआ ऐसा माना जाएगा। फिर लिखा है चेंज इन लायबिलिटी क्लॉज। अगर लायबिलिटी बदलनी, तो लायबिलिटी बदलने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता ये। और ये कब पॉसिबल है, अगर सारे के सारे मेंबर, एक भी बाकी नहीं रहना चाहिए, सब मेंबर मान जाते हैं तो ही, एक भी बाकी नहीं रहना चाहिए, पर याद रखो। फिर ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज, अगर मैं कैपिटल बदलना चाहता हूँ तो आसानी से बदल सकता हूँ। इसके लिए अपने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की जरूरत है। हम ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं, यानी 2 शेयर को मिला के एक बड़ा शेयर बनाना चाहते हैं, कर सकते हैं। हम शेयर को टुकड़े करना चाहते हैं, 10 रुपए के शेयर के 5-5 रुपए के 2 शेयर करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। हम शेयर को स्टॉक में बदलना चाहते हैं या तो स्टॉक को शेयर में, तो वो भी कर सकते हैं। और हमने अगर कोई शेयर इशू किए लेकिन किसी ने इसको लिए नहीं, अभी तक खरीदे नहीं, तो इसको कैंसिल करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। 5 चीजें अपने कर सकते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के। ओके, तो यहाँ तक अपना खत्म हुआ।